नमस्कार। अर्थ के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी। अर्थ में हम कल्चर की बात करते हैं और नितिन गडकरी जी से आज हम बात करेंगे न सिर्फ भारत की कल्चर के बारे में बल्कि भारत की वर्क कल्चर के बारे में भी आज उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में हमेशा कहा जाता है वो बड़े नेता तो हैं ही, वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो एक बहुत सफल व्यवसायी भी हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनोवेशन को हमेशा प्रमोट किया है, नए नए आइडियाज़ को हमेशा उन्होंने प्रमोट किया है। तो भारत के लिए अब नेक्स्ट बिग आइडिया क्या हो सकता है, वर्क कल्चर और भारत की कल्चर का जो मिश्रण है वो कैसे हमें नए नतीजे, नए रिजल्ट्स दे सकता है, आज इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ में। अर्थ वैसे तो एक कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चर के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन कल्चर भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। भारत की कल्चर है, आपकी कल्चर है, आपकी वर्क कल्चर है। तो आज हम सबके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर अ मैन ऑफ इनोवेशंस। आप इनोवेशंस को बहुत बढ़ावा देते हैं, हर तरह का नए नए आइडियाज़ को आप बढ़ावा देते हैं। भारत के लिए आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट इनोवेशन फॉर इंडिया टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? दो थ्योरी पर मैं काम करता हूँ। एक है वेस्ट टू वेल्थ। तो मेरा एक कहना ऐसा है कि नो वन इज़ वेस्ट, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो पहली बात, इसमें काफ़ी काम हुआ है और आज ही मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर की है कि जो गाड़ियाँ 15 साल 20 साल पुरानी हो गई है उसको हम स्क्रैपिंग करेंगे और उसके एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक और स्टील निकलेगा और रिसाइकलिंग होगा और हमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उससे 40% सस्ते हो जाएंगे। और अभी हमारा 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है और इस समय में मैं आने वाली 5 साल में इसको 10 लाख करोड़ के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। आप तो यातायात के प्रभारी हैं पूरे देश के, और ये कहा जाता है कि कोई भी देश की गति उस देश का यातायात तय करता है। यातायात जितना फास्ट है देश भी उतना फास्ट चलता है। और ये जो सड़कें हैं ये हमारे देश की धमनियों जैसी हैं, लेकिन इसमें अभी तक हमने ये देखा कि उसके अंदर एक ब्लड क्लॉट्स जैसे हैं, मतलब वो फंसा हुआ है, या उसके अंदर बीच बीच में बॉटल नेक्स हैं। तो और आपने भी जब ये प्रभार संभाला था तब आपने देखा होगा कि तब तो बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। तो इसको आप कैसे खोलेंगे? देश की धमनियाँ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएं, क्लियर इसके अंदर से बहने लगे एनर्जी। ये जो बाईपास सर्जरी हार्ट के लिए होती है जी, कि जब ऐसे ब्लॉक तैयार होते हैं तो उसको निकाला जाता है, तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है। तो हमने लगभग रोड की अब इतनी अच्छी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर दी है कि लगभग अब जवान दिल बन गया है। अच्छा। तो अभी आपको देखिए, आप एक 3 साल 3.5 साल रुक जाइए, अमेरिका और यूरोपियन स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अभी आप कभी, मैं दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे अभी बनाया, ये आपके स्वामीनारायण मंदिर के सामने 16 लेन का रोड है। आपके मीडिया वाले लोग मुझे पार्लियामेंट में बताते कि हाँ, उनके घर से यहाँ आने के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था पार्लियामेंट में, अब वो 15 मिनट में आ रहा है और ये रोड मेरठ तक जा रहा है। तो 4.5 घंटे दिल्ली मेरठ था, अभी मैं जून में उद्घाटन करने वाला हूँ, ये पीरियड अभी आ गया 45 मिनट। फिर ये अक्षरधाम मंदिर से हम एक रोड बना रहे हैं, उसमें 4 पैकेज अवार्ड हो गए। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। तो आप मुझे बताएं, अभी आपके पास, मैं यहाँ गुड़गांव के पास सोना में हमारा मुंबई दिल्ली हाईवे का काम शुरू है, 1 लाख करोड़ का रोड हम बना रहे हैं, इसको AAA रेटिंग मिला। अब वो रोड में आप जयपुर में मैक्सिमम 2.25 घंटे 2.5 घंटे में चले जाएंगे। आप बिल्कुल सही बात कही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख के रखा है। तो जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी बात कही है। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। 10 साल पहले किसी ने किताब लिखी थी और उस किताब में एक उसने किस्सा लिखा कि बाहर से कोई फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, उसको आगरा लेकर जा रहे थे बस से, और उन्होंने बताया कि जल्दी पहुंच जाएंगे, हम हाईवे ले लेंगे, थोड़ी देर में हाईवे से निकल जाएंगे। तो वो बस जो है धीरे धीरे चल रही थी और जो फॉरेनर्स बैठे हुए थे वो बार बार ये पूछ रहे थे कि व्हेन विल वी हिट दी हाईवे, हाईवे कब आएगा।
और जो ऑथर है वो लिख रहा है कि अब मैं उनको कैसे बताऊं कि वी आर एक्चुअली ऑन द हाईवे ओनली। तो हम लोग चंद्रमा तक और मार्स तक तो पहुंच गए, एक लेकिन लोग छोटी सी कहते थे बात कि इसमें रह गई, आपने विषय निकाला इसलिए, वो मैं कर नहीं पाया, पर मैं मेरे पास वो विभाग नहीं है। मैंने वाराणसी टू हल्दिया एक जलमार्ग बनाया 1300 किलोमीटर 3 मीटर ड्राफ्ट का। फिर ब्रह्मपुत्रा का पूरा ड्रेजिंग कर दिया, वो भी बन गया। फिर बांग्लादेश में घुसकर मुंगली में भी ड्रेजिंग बना के वो भी जलमार्ग बन गया। फिर वाराणसी से प्रयागराज इलाहाबाद तक वो भी करीब 2 मीटर का ड्राफ्ट बना लिया। अब मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट करके रखा था, वो नमामि गंगा की काम मेरे पास था और जलमार्ग का भी था। तो दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद। तो मेरी कल्पना ये थी कि फॉरेन से कोई दिल्ली आएगा, एयरपोर्ट उतरेगा, यमुना जाएगा, वहाँ वो पानी के ऊपर हवाई जहाज़ में बैठेगा, वो हवाई जहाज़ पानी से उड़ेगा और 20 मिनट के अंदर ताजमहल के पीछे उतरेगा। ताजमहल 1 घंटा में देखकर वो वापस आएगा और फिर हवाई जहाज़ में बैठेगा और 20 मिनट में यमुना पर आएगा, और यमुना से भी आ सकता है या एयरपोर्ट भी जा सकता है, और क्योंकि वो MPBS है और यहाँ से होकर फिर एयरपोर्ट जा सकता है। तो अब वो दिन दूर नहीं है। अब मैं दिल्ली और मुंबई तक, ये जो एलन मस्क है उन्होंने कहा था ना कि मैं वो हाइपरलूप, तो मैंने उनको कहा कि मैं तुमको कल जगह देता हूँ पूरी दिल्ली से मुंबई तक की, मेरे पास जगह तैयार है, लगाओ हाइपरलूप। 2 घंटे में हवाई जहाज़ बैठ के आप जाओगे। मैं एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूँ नागपुर में, कि एग्जिस्टिंग ब्रॉडगेज पर उसकी परमिशन मिल गई। तो ये जो मेट्रो 350 करोड़ पर किलोमीटर बन रही, हमारी मेट्रो 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, बहुत सुंदर है। कभी उस पर आप एक बार ब्रॉडगेज मेट्रो पर कार्यक्रम करिए। हिंदुस्तान का रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, और बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास में बैठकर टीवी, म्यूज़िक सिस्टम सब है, रेस्टोरेंट है, एयर होस्टेस जैसी लड़की आएगी, पूरा एयर कंडीशन मेट्रो है, और उसका टिकट स्टेट ट्रांसपोर्ट के टिकट के बराबरी का है, और उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे नागपुर से अमरावती आज जाने के लिए 2.5-3 घंटे लगते हैं, वो 1 घंटा 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन नितिन जी, आपसे जब बात करते हैं तो आप जितने पैशन के साथ और जितने आनंद के साथ ये आप बताते हो, उससे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम से बहुत प्यार है, एंड यू लव योर वर्क एंड यू लव योर मिनिस्ट्री। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा आप बताइए, बिकॉज मैं वो देख रहा था, जब आप बताते हैं तो आपके चेहरे पर इतनी चमक आ जाती है, दैट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो सिर्फ एक लीडर की नहीं हो सकती, उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। तो बेसिकली कैसा है कि अब मैं वैसे भी पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में भी नहीं है वो, पर मैं अपने जीवन में बार बार सोचता हूँ कि व्हाट इज़ माय कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और अब मेरा घर सुखी है, मेरे बच्चे, परिवार ठीक है सब। अब मैं देश के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोगों में आनंद होता है, खुशी होती है, तो मुझे बहुत मज़ा आती है। मैंने ये भी सुना कि असल में आप तो दिल्ली आना ही नहीं चाहते थे, आपका दिल्ली में मन भी नहीं लगता, एंड यू फाइंड इवन टुडे यू फाइंड योरसेल्फ मिसफिट इन दिल्ली। आप अभी भी आपका मन वहीं नागपुर में या मुंबई में आप रहना चाहते हैं, दिल्ली में नहीं? नहीं, ये तो क्या होता है, आदमी जहाँ रहता है वो उस परिस्थिति के साथ उसका एक प्यार हो जाता है। तो मैं बीजेपी का लीडर ऑपोजिशन था, महाराष्ट्र में मंत्री था, और अभी बहुत सिली कारण है, बताना भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी उससे बेइज्जत होगी। मुझे दिल्ली में आता हूँ तो यहाँ का भोजन ही पसंद नहीं था, वो पनीर खाते थे सब। तो पनीर और दूसरा कुछ मिलता नहीं था, और मुंबई में वेराइटीज़ ऑफ फूड रहता था, मैं बहुत फूडी था। पाव भाजी, मिसल, डोसा सब मेरे होटल्स, रेस्टोरेंट तय हुए रहते थे। बाल ठाकरे जी के यहाँ घर में जाता था तो मेरे लिए वो स्पेशल भजे अलग अलग प्रकार के बना के रखने के बोलते थे। तो वो मुझे दिल्ली में फिर वो वही लगता था कि यहाँ तो मेरे को, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं होता था। पर बाद में दिल्ली मैं आ गया, जो भी परिस्थिति में आना नहीं चाहता था, बीजेपी का अध्यक्ष बनकर आया, फिर मैं यहाँ रहा हूँ। अब मैं दिल्ली का बन गया हूँ, अब दिल्ली से एडजस्ट हुआ हूँ। अब मेरी दिल्ली के प्रति कोई तकरार नहीं। अब यहाँ भी मैं अब मुंबई नहीं जा रहा हूँ। अब पिछले 8-9 महीने से मैं मुंबई नहीं गया। अब मिस नहीं करते आप मुंबई? मिस करता हूँ। मुंबई है, मुंबई जैसा शहर नहीं है।
तो आप सब लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि अभी हम नितिन जी के घर के पीछे जो लॉन है, बहुत अच्छा लॉन इन्होंने बनाकर यहाँ रखा है, वहाँ हम बैठे हैं। आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें यहाँ आ रही होंगी। मैं मोर यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मोर की आवाज़ भी आपको आ रही है। ये मोर की विशेषता क्या है पता है क्या? जी। वो सोनिया गांधी जी का घर है। अच्छा। ये मेरा घर है और वो मनमोहन सिंह जी का घर है। अच्छा। तो वो मोर सोनिया गांधी जी के घर से निकलते हैं, मेरे घर में आते हैं, यहाँ से निकलकर मनमोहन जी के घर पे जाते हैं। उनको सबका घर अपना ही है, तीनों का। ना कोई पार्टी है ना कोई भेद है। तो मोर को आपकी पार्टी के बारे में पता नहीं है। वो इतने होशियार हैं, यहाँ जो मिलता है वो यहाँ खा लेते हैं, वहाँ मिलता है वो मोर सही में हमको बहुत सिखाते हो। तो नितिन जी, यहाँ बैठकर बिल्कुल एकदम एक बहुत ही शांति की भावना आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी वन में बैठे हैं। और आज मैं जब आपको मिला तो मैं नई नई बातें आपके बारे में पता चली। आजकल आप योगा करते हैं। ये घर में वहाँ जो है जी, वहाँ खेती है। अच्छा। वहाँ मैं अभी जितना कचरा ये पत्ती है ना, हाँ। इसका एक मशीन है। अच्छा। मैं अपने घर में ऑर्गेनिक खाद खुद करता हूँ। ओह। और अमिताभ बच्चन जी को भी एक कार्यक्रम में मैंने ऐसी चैनल में बताया, तो उन्होंने भी अपने घर किचन गार्डन बनाया और वो खाद बनाते हैं। वो उससे गोभी सब वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनती है। अब मैं उसके फ्रूट्स के पेड़ भी लगा रहा हूँ और ये घर में बनता है। सो अब हम कह सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ आपको एक मोटिवेटर भी कहा जा सकता है, आपको एक शांति गुरु भी कहा जा सकता है। यहाँ जब, क्योंकि आपने अपनी जर्नी जैसा आप बता रहे हैं, लेम्ब्रेटा से शुरू की और आज आप यहाँ तक आ गए, एमएलए रहे, महाराष्ट्र में मंत्री रहे, फिर देश में इतने बड़े पद पर रहे, बीजेपी अध्यक्ष रह चुके। लगभग कोई भी आदमी जो सपना देख सकता है सब आपने पूरा कर लिया। अब क्या? एक बात आपको बताता हूँ, राजनीति ये अतृप्त आत्माओं का महासागर है। और राजनीति में नहीं, जो करियर ओरिएंटेड इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जीवन में अस्वस्थ होते हैं। तो मुझे मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई कि एक आदमी अपने झूले पर झूल रहा था। तो उसने कहा, अरे क्यों झूल रहा, ऐसे ही बैठे दिन भर कुछ नहीं करता तू? बोले क्या करूं? अरे कुछ धंधा कर, बिजनेस कर, पैसे कमा। फिर क्या करूं? बोले घर ले। फिर क्या करूं? बोले गाड़ी ले। फिर क्या करूं? फिर आराम से रहे। बोले आराम से तो रह रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ लाइफ का सक्सेस मेरे को मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा मिला है। भगवान ने, मेरी पार्टी ने, मेरी कार्यकर्ताओं ने, मेरी औकात बहुत सिंपल थी। मैं पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, तो उस समय गेरू से या नील से लिखा जाता था दीवारों पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सभा रहती थी तो मेरा उपयोग वो लिखने के लायक भी नहीं था। मैं चुना मार के काली दीवार को सफ़ेद करता था और बाद में वो अच्छा ही लिखने वाला वो लिखता था। उस पार्टी ने, जो मैं पोस्टर चिपकाने वाला एक कार्यकर्ता था, मेरी माँ एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता शुरू करते करते पार्टी का अध्यक्ष बना और आज मुझे मंत्री बना, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। अब मुझे इतना काम करने का मौका मिला है कि इतने लोगों का रिकग्निशन मिला है, रिस्पेक्ट मिला है और काम का अभी 4 धाम का रोड बना रहा हूँ। अभी मैं मानस सरोवर को जाने वाला पिथौरागढ़ से, हिंदुस्तान से रोड मैंने 95% बना लिया, 90% बन लिया। तो मैं ऐसे न होने वाले प्रोजेक्ट बन गए सब। अभी मैंने जोजिला टनल जो कारगिल में बन रही है, वो 11,000 करोड़ की टनल 5,000 करोड़ बचा है उसके ऊपर। तो मैं अभी देखता हूँ कि इतना अच्छा काम होता है, वो मैं अकेला नहीं करता, सबके सहयोग से होता है। तो अब मैं देखो, समाधानी होना चाहिए आदमी ने, अतृप्त नहीं होना चाहिए। तो समाधान मानने के ऊपर होता है। तो मैं जो कुछ हूँ, मेरी औकात और हैसियत से मुझे ज़्यादा मिला, इस आनंद से जीता हूँ और आनंद से रहता हूँ। गज़ल सुनता हूँ। अभी आपको ताज्जुब होगा, मैं भगवत गीता भी सुनता हूँ यही ग्राउंड पर, कैसेट वो लगा कर। लकी अली को सुनता हूँ, कभी अदनाम सामी को सुनता हूँ, कभी मुकेश के गीत सुनता हूँ। शैलेंद्र मेरे बहुत फेवरेट गीतकार हैं, उनके गीतों का आनंद एक एक शब्दों का, और मुकेश के इसमें वो सुनता हूँ। गुलाम अली जी को सुनता हूँ, जगजीत सिंह जी की गज़ल सुनता हूँ, कभी भगवत गीता सुनता हूँ। अभी वो परसों मेरे पास वो एन चंद्रा आए थे, उनके फिल्म का वो गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता। जी जी, बहुत मशहूर गाना है। बिल्कुल, इतना सुंदर गाना है वो गाना कि हम बना दे मधुबन, उसका एक काव्य है
मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं रात को, अभी ये मेरा हुआ सब 8 बजे तक होने के बाद ये पूरा काम करके फिर रात को मेरे को खाना है तो अभी थोड़ा खाता हूँ क्योंकि मैंने वज़न काफ़ी कम कर लिया, पर मुझे नियत नहीं ख़त्म हुई, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, रात को सोता हूँ बढ़िया। तो आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं क्रिकेटर था। अच्छा। हाँ, और मुझे बहुत जल्दबाजी करके मैं कभी कभी आउट हो जाता था। मेरे टीचर बहुत नाराज़, कुछ जल्दी क्यों करता है। तो मैं, मेरे जो लाइफ में मेरे क्रिकेटर जो मैं जिनको मानता हूँ, विवियन रिचर्ड्स को पसंद करता था, लॉयड, सोबर्स। अब हिंदुस्तान के टीम में एक कृष्णमाचारी श्रीकांत करके क्रिकेटर थे, तो वो आए बराबर पहले बॉल से ठोक पिट चालू करते थे। फिर फारूक इंजीनियर जो थे उस समय सुनील गावस्कर के साथ, वो मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, वो क्रॉस बैट से भी मारते थे। अभी वो काफ़ी एज हो गया, मुझे फारूक इंजीनियर अच्छे लगते थे। और कभी नहीं तो 2-2 घंटे खेलो, रन नहीं निकालो, ये नहीं। आज मुझे गावस्कर हो, कपिल देव हो, सचिन तेंदुलकर सब मेरे मित्र हैं, सब अच्छे क्रिकेटर हैं, पर मुझे संदीप पाटिल याद आता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो जो दिशा में जाता था और छक्का मारा। अभी दिलीप वेंगसरकर मेरे पास आए थे, तो दिलीप वेंगसरकर मैं बहुत चाहता था उनको, क्योंकि उनकी एंट्री नागपुर में हुई थी जब प्रसन्ना बेदी 2 बॉलर थे और दिलीप वेंगसरकर ने सेंचुरी मारी थी। वो मुंबई से और मध्य विभाग ऐसे ये थे, इनके भी सालवे उस समय बीसीए के अध्यक्ष थे। तो उसने प्रसन्ना और बेदी को ऐसे छक्के चौके लगाए और दिन भर में सेंचुरी मारी थी। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, और रफ का फेयर करना और समय गंवाना कुछ नहीं। जो है वो कम बालों में सेंचुरी मारो, वैसे जीवन में जो करना है करो, नहीं होता है तो भगवान की इच्छा है। पर नितिन जी, आप राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में, और कहते हैं राजनीति बहुत टॉक्सिक है। राजनीति में चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कि आपके साथ षड्यंत्र ना हुए हों और आप उनके शिकार ना हुए हों, लोगों ने पीठ में छुरा भी घोंपा होगा। सो हाउ डू यू ओवरकम दोज मेमोरीज? और उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ आप बहुत खुश रहते हैं। देखिए, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, पर मुझे इसका दुख और दर्द नहीं है। मैंने इस पर बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि अपने नसीब में था वो हो गया। इसका एक तो काम हम कर सकते कि जो लोगों ने किसी ने अपने साथ उस समय किया होगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं करूँगा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे दुश्मन थे वे मेरे दोस्त बन गए। अब देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री हो, केरल के मुख्यमंत्री हो, ममता जी हो, कोई भी हो, मेरे उनके संबंध इतने पारिवारिक है, अच्छे हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री, आज ही उनका भी फ़ोन आया था। तो मैंने कभी राजनीति नहीं की काम में। आपके लाइफ का लोएस्ट पॉइंट क्या रहा है, जब आप वाकई में बहुत डिस्करेज हो गए, हतोत्साहित हो गए, और वहाँ से वापस बीजेपी का अध्यक्ष मैं जब था तो मैं कोई सेकंड टर्म मांगने के लिए किसी के पास गया नहीं था। तो बीजेपी में तय हुआ था कि मुझे सेकंड टर्म मिलेगी, पर उस समय जो जो हुआ वो पूरा षड्यंत्र था। बाद में उसकी इंक्वायरी हुई और इनकम टैक्स ने मुझे पत्र दिया, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, पर वो इतना कुछ लोगों ने उसका राजनीतिक उपयोग किया। तो फिर मैंने केसेस भी डाली है लोगों के ऊपर, और सब मैं जीता हूँ। मेरे डिफेमेशन की सूट में जो सब लोगों ने, पर मैंने उनको पॉलिटिकली एम्ब्रासमेंट नहीं करा है। वो आए, मेरे साथ बात किया, बोला हमसे गलती हो गई है। मैंने बोला ठीक है, छोड़ दो, ख़त्म कर दो। मैंने कभी उसको चलाया नहीं। तो उस समय मुझे कुछ न होती हुई, मेरा संबंध होने के बाद में भी मेरे पार्टी के भी लोगों को ऐसा लगा कि भाई यही हमको उसका सामना करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा सामना क्यों करते हो, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपको, मैं नहीं चाहता कि पार्टी में मेरे कारण कोई हो, और मैंने छोड़ दिया। तो दैट वाज द, थोड़ा सा मेरे लिए वो पेनफुल रहे दिन, और इसलिए मैंने वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसा। तो वो मैं बोलता हूँ, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला भी नहीं, तेरा भी अच्छा बने धीरे धीरे। इसके बाद अब क्या सोचा है आपने नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट योर विजन फॉर इंडिया एंड योर विजन फॉर योर सेल्फ? एंड स्पेशली ये सवाल मैं यूथ के लिए भी पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं अभी देश के लिए तो जो कुछ काम है कर रहा हूँ, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, नानाजी देशमुख को मैं अपना आइडियल मानता था। अब मुझे लगता था कि 15 साल मेरी स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं गांव, गरीब मजदूर किसान में गांव में जाकर किसानों में काम करूं। मेरे क्षेत्र में, विदर्भ में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और मैं बहुत इमोशनल उस विषय पर। जो परिवार बर्बाद हुए, उनके घर गया, उनके बच्चों को देखा, पत्नी को देखा, आंखों में आंसू आते थे। तो मेरे मन में एक बहुत इच्छा है कि मैं लाइफ
उनके लिए दूँ। पर सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि रिटायर तब होना चाहिए जब लोग ये पूछें कि अरे रिटायर क्यों हो गए, तब नहीं होना चाहिए जब लोग कहें कि रिटायर क्यों नहीं हो जाते। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू रिटायर? मुझे लगता है जब अच्छा काम कर रहे हैं तभी रिटायर होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है सुनील गावस्कर जी की बात कि जब लोग पूछते हैं कि भाई तुम कब रिटायर होंगे, तो रिटायर होने में मज़ा नहीं होता। पर क्या होता है कि तुम्हारी कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। मैं राजनीति में जब आया तो संघ परिवार में सबने मुझे कहा कि अब तुम राजनीति में जाओ, तो मेरा करियर और मेरा जीवन तय करने का मुझे अकेले को अधिकार नहीं है। तो मुझे उन सब लोगों की सलाह, मैं अपनी इच्छा तो बताते रहता हूँ। अब धीरे धीरे राजनीति को छोड़कर कुछ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में अपने जीवन के कुछ साल बिताऊं। तो अगला चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं? देखो चुनाव ये भी बात आपकी सही है कि अभी तो मेरी इच्छा से ज़्यादा मैं पार्टी में अपनी बात जो कुछ कहना है वो कहूँगा। और मुझे अगर मैं खुश रहूँगा कि अगर मुझे इस काम के लिए अगर कुछ मिले तो जीवन के कुछ समय में उन गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ। पर इसके बाद अब संघ, बीजेपी के सब लोगों से बातचीत करके तय करूँगा। तो ये हिंट है एक तरीके का? नहीं, इसमें हमारी इच्छा से नहीं होता। एक्चुअली व्हेन आपकी कमिटमेंट किसी विचारधारा के साथ होती, देखो अभी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस देश में पॉपुलर हुआ है, हम पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन से आए हैं। इस देश में विचार भिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। पर अभी मैंने एक बात कही है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 80% समाजकारण करना चाहिए, तो मैं वो कर रहा हूँ। और 20% राजकारण करना चाहिए। सत्ता कारण, पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये हमारी कमिटमेंट है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में काम करो। एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया था बीच में। आपने इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाए, लेकिन जब हमारे देश में प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे अभी किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, सबसे पहले यही हाईवेज उन प्रोटेस्ट का शिकार होते हैं, यही टोल ब्रिज उनका शिकार होते हैं, और सबसे पहले जो ब्लॉकेज होता है वो यही होता है। तब आपको कैसा लगता है? सर दुख तो होता है, पर क्या होता है, मैं आपको बताओगे, मैं विरोधी पार्टी में था, विपक्ष में था, स्टूडेंट लीडर था, वही आंदोलन होते थे, मारपीट होती थी, लाठा खाते खाते मेरी जवानी चली गई, कितने बार पुलिस की लाठा खाई, कितने केसेस होती थी। तो ये विपक्ष का और आंदोलन का, ये लोकतंत्र में ये रोल ही ऐसा होता है। अब जो सीट पर बैठता है वैसे ही बोलता है। अगर मैं कल सत्तारूढ़ पार्टी में हूँ तो अच्छी बात करता हूँ, अब मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूँ सहयोग करो, मदद करो, ऐसा करना चाहिए, हम सब ने मिलकर काम। और जब मैं लीडर ऑपोजिशन बन गया, मैं था तो ऑपोजिशन में तो रोज़ ठोकने का काम करता हूँ, और मैंने नहीं ठोका तो मीडिया वाले बोलते तुम मैनेज होगा क्या, कुछ ठोक नहीं रहे हो। तो ये दुर्भाग्यवश ऐसा ही है। हमारा जो नेशनल कमिटमेंट है उसको नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये रोड हमारे हैं। अगर ये बसेस जला देंगे तो आज पहले तो हमारे लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सभी पार्टी को इस पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव चेंज। और मुझे खुशी है, मैं आपके कार्यक्रम देखता हूँ, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ इस बात के लिए कि आपके कार्यक्रम से आप विचार देते हो, नॉलेज देते हो, एंड नॉलेज इज़ ए पावर। देखो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ किसने क्या किया है, आप बताते हो। आई लाइक इट, क्योंकि उससे हम भी कुछ अच्छा करें, ये इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि आगे जाना चाहिए, हमें जितना बनता है उतना हम अच्छा करते जाएं। शायद हम अच्छा करते जाएंगे तो दूसरा करता जाएगा, फिर कारवा बनता जाएगा, और इसी से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। लोकतंत्र में भी गुणात्मक परिवर्तन, और सभी राजनीतिक पार्टी विचारों के आधार पर काम करे। एक आखिरी में आपको एक बात मैं बहुत अच्छी बताऊंगा, जो मेरे जीवन का बहुत अच्छी है, कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था और जिनका नाम बहुत बड़ा था, वो बड़े थे, पर उनके नज़दीक आने के बाद मुझे पता चला कि मैं इनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतना बड़े नहीं है। और जिन लोगों को दूर से मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़, अशिक्षित, अनएजुकेटेड, उन लोगों की व्यवहार से मुझे पता चला कि मैं इनको बहुत छोटे, बहुत बड़े हैं। तो आदमी की अच्छाई का संबंध उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। उसकी कितना धनवान है, पैसा उसके पास है कितना नहीं है, इससे नहीं है। इंसानियत, अच्छे गुण,
किसी में भी हो सकते हैं। जिसको हमको जिस गुणों को देखकर जिसकी अनुभूति मिलती है वो अपने में आत्मसात करना ही सामान्य व्यक्ति को अच्छा बनने का अच्छा मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। जी नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी कोशिश थी वो ये थी कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए और हमारा जो यूथ है, हमारे जो दर्शक हैं इस समय, वो आपके जीवन से एक तो आपको जान सकें और आपके जीवन से सीख सकें कि आपने क्या जीवन में अच्छा किया, जो कि वो आपसे, जिसको जैसा आपने कहा कि ये तो कॉपीराइटेड नहीं है, तो आपने भी शेयर किया। बहुत अच्छा लगा आज आपसे ये अलग तरह की बातचीत हमारी हुई। अदरवाइज़ तो राजनीति के बारे में बातचीत होती रहती है, मंत्रालय के बारे में होती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।